नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 2। कोई 5 मिनट बाद एक चपरासी लगभग 40 साल के ठिगने से आदमी के साथ वहां पहुंचा। वो उसे केबिन में छोड़ वहां से चला गया। सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। आपका नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती है? वो आदमी बोला। उसके स्वर में बड़ी अजीब सी शक्ति थी। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था और अपनी ओर से बड़ी शालीनता से बोल रहा था। जी हाँ, आप ब्लास्ट के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं? हाँ, आज सुबह शाहजहां में मदन लाल नाम के वेटर से बात करने गए थे। सुनील ने गौर से उस व्यक्ति को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो पूर्ववत मुस्कुरा रहा था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मुस्कुराहट के अंदाज से होठों को फैलाए हुए था, क्योंकि होठों की मुस्कुराहट आंखों में नहीं झलक रही थी। हाँ, मैं ही गया था, सुनील सहज भाव से बोला। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठिगना बोला। कीजिए, शौक से कीजिए, तशरीफ रखिए। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने सुनील से हाथ मिलाने का उपक्रम नहीं किया था। दोनों में किसी भी प्रकार के अभिवादन का आदान प्रदान नहीं हुआ था। आपकी तारीफ? सुनील ने पूछा। जितनी की जाए कम है, लेकिन यहाँ आपके पास मैं अपनी तारीफ करवाने नहीं आया। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपका दूसरा मतलब भी समझता हूँ। जिस प्रकार का वार्तालाप मैं आपसे करने आया हूँ, उसमें आपके लिए मेरा नाम जानना जरूरी नहीं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप मुझे अपना परिचय नहीं देना चाहते। आप बहुत समझदार आदमी हैं, वो बोला। उसके होठों पर मुस्कुराहट और भी मुखर हो उठी, लेकिन आंखें अभी भी सर्द थी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब आगे बढ़िए। मदन लाल वेटर से हासिल जानकारी से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शाहजहां के कमरा नंबर 802 में जो सज्जन ठहरे हुए थे, वे आपके पास इस बात की शिकायत करने के लिए आए थे कि होटल में कॉल गर्ल सर्विस उपलब्ध है। आपका होटल में जाकर इस बारे में तफ्तीश करना जाहिर करता है कि आप इस बारे में पेपर में कुछ छापने का इरादा रखते हैं। आपने ठीक पहचाना। ऐसा कुछ मत छापिएगा। क्यों? सुनील के नेत्रों में कठोरता का भाव आ गया। क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं होगा। ये कॉल गर्ल सर्विस बड़े सलीके से, बड़े सुचारू रूप से चलने वाला धंधा है, जिसमें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती का कोई दखल नहीं है। लड़कियां इस धंधे को बड़ी गंभीरता से लेती हैं और स्वेच्छा से इसमें शामिल होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे टेलीफोन ऑपरेटर या स्टेनो या नर्स या एयर होस्टेस जैसा धंधा अपनाती है। आपको कॉल गर्ल का धंधा और बाकी के धंधे एक जैसे लगते हैं? मुझे नहीं लगते, आपको भी नहीं लगते, लेकिन उन लड़कियों को लगते हैं जो इसमें शामिल होती है। हम ऐसी किसी लड़की को इस धंधे में शामिल करते ही नहीं जो इसे किसी मजबूरी के अंतर्गत अपनाना चाहती है, या केवल ट्रायल की खातिर इस धंधे में आना चाहती है, या इस धंधे के अंजाम को ठीक से समझती नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप गरीब लड़कियों की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते, उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें ज़बरदस्ती इस धंधे के लिए तैयार नहीं करते, उन्हें रुपए पैसे, अच्छे रहन सहन और अच्छे कपड़ों का प्रलोभन देकर नहीं बरगलाते। आपके धंधे में स्कूल कॉलेजों की नाबालिग लड़कियां शामिल नहीं। राम राम राम, कैसी बातें कर रहे हैं आप कॉल सर्विस को रंडी के कोठे के अंदाज से ही देख रहे हैं साहब। हम तो एकदम यूरोपियन पैटर्न पर यह सर्विस चलाते हैं, और उतनी ही आस्था और जिम्मेदारी के साथ चलाते हैं जिसके साथ कि कोई कारखाना या कोई वर्कशॉप चलाई जाती है। जैसे आप ज़रूरत पड़ने पर नर्सिंग सर्विस को फ़ोन करके नर्स बुलवा लेते हैं, या केटरिंग सर्विस पर फ़ोन करके बेरे को बुला लेते हैं, उसी प्रकार आप ज़रूरत पड़ने पर एक कॉल गर्ल बुलवा सकते हैं। बस सिर्फ टेलीफोन डायरेक्टरी के क्लासिफाइड कॉलम में आपका नाम आने की कसर है। सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। अखबार में इश्तहार छपने की कसर है, और हमारे यहाँ उच्च कोटि की कॉल गर्ल सप्लाई होती है, और 3 कॉल गर्ल एक साथ मंगाने पर एक कॉल गर्ल फ्री भेंट की जाती है। आप तो मजाक कर रहे हैं, वो आहत भाव में बोला। सुनील ने मुंह बिचकाया। वैसे इसमें आपका भी कसूर नहीं है। हमारा देश ही ऐसा है जहाँ लड़की को केवल एक ही निगाह से देखा जाता है, सती सावित्री की निगाह से। वैसे आप जिस मोरी में मुंह मर्जी मारते फिरिए, जिस किसी से मर्जी मुंह काला करते फिरिए, लेकिन जब भारतीय नारी का मूल्यांकन होगा तो उसमें सती सावित्री वाला ही प्रतिबिंब तलाश किया जाएगा। हम हिंदुस्तानी पेशा करती औरत को देखकर कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाने के आदी हो गए हैं कि बेचारी मुसीबत की मारी है। जरूर इसकी कोई मजबूरी होगी, जरूर इसकी पृष्ठभूमि में किसी अपाहिज लाचार पति की, अनाथ बेसहारा बच्चों की, बीमार माँ बाप की, किसी सूदखोर महाजन के जुल्मों की, स्कूल या कॉलेज की फीस ना अदा कर पाने की, भूख और बेकारी की,
कोई दर्दनाक कहानी होगी। लेकिन साहब, आज ऐसा नहीं होता। होता है तो हमेशा ऐसा नहीं होता। आज ये धंधा करती लड़की की पृष्ठभूमि में किसी मजबूरी या ज़रूरत या ज़ोर ज़बरदस्ती जैसी वजह नहीं होती। आज ये धंधा एक मुबारक, नाकाबिल एतराज़ काम समझकर भी किया जाता है। मैं 20 ऐसी मॉडर्न पढ़ी लिखी खानदानी लड़कियां पेश कर सकता हूं जिनके सामने कोई मजबूरी नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का आलम नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कॉल गर्ल के धंधे से कोई एतराज़ नहीं। आप कितनी पगार पाते हैं? 1000 रुपया। मैं दर्जनों ऐसी कॉल गर्ल जानता हूँ जो आपसे तिगुनी कमाती हैं, आपसे 1/4 भी काम नहीं करती, जो हर तरह की ऐश करती हैं, ऊंचे समाज में जिनकी पूछ होती है, जिन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, जिन्हें अपने पैसे से कोई एतराज़ नहीं। आज नहीं है, लेकिन कल क्या होगा? कल किसने देखा है साहब? अपने आने वाले वक्त को खुशगवार बनाने के लिए आज जो वक्त आपके सामने है उसमें जहर घोलना कहाँ की अक्लमंदी है। और फिर रिस्क किस धंधे में नहीं होता। लोगों का माल पिट जाने से उनके कारखाने बंद हो जाते हैं। लेखक का उपन्यास जनता नापसंद करना शुरू कर देती है तो उसकी रचना की प्रकाशक 2 टके की कीमत नहीं लगाता। लाखों रुपया एक फिल्म में काम करके हासिल करने वाला फिल्मी सितारा एकाएक गुमनामी के गर्त में गुम हो सकता है। कल का बादशाह आज पैसे पैसे का मोहताज हो सकता है। एक बात बताइए, एक कैबरे डांसर जो नाइट क्लबों या होटलों में अपने लगभग नंगे जिस्म की नुमाइश करती है, जिस जिसकी गोद में बैठती फिरती है, सर्द मुस्कुराहटों, नकली जलवों और धोखेबाज निगाहों से लालसा से लार टपकाते ग्राहकों का मनोरंजन करती है, क्या वो कॉल गर्ल से बेहतर रुतबा रखती है? वो पेशा तो नहीं करती, अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करके ईमानदारी से पैसा कमाती है। कहाँ रखी है नृत्य कला? कैबरे डांसर केवल जिस्म की नुमाइश करती है, अपने अश्लील हरकतों से लोगों की काम वासना को भड़काती है। 100 गज की दौड़ में 95 गज तक वो कथित कॉल गर्ल के साथ होती है, बाकी के 5 गज के फासले से वो कन्नी कतरा जाती है, जबकि उसकी बहन वो 5 गज का फासला भी तय कर जाती है। बस इतना ही फर्क है साहब। सुनील चुप रहा। एक फिल्म अभिनेत्री को लीजिए, स्टार बनने के लिए अगर उसे 10-12 आदमियों के साथ हम बिस्तर होना पड़े तो उसे कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि बाद में उसकी कीमत लाखों में आकी जाती है। वो एक मान मर्यादा वाली संभ्रांत महिला बन जाती है। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उसकी रंगीन तस्वीरें छपती हैं। उस रुतबे को हासिल करने के लिए उसने क्या क्या कलाबाजियाँ खाई थी, तब वो बड़े इत्मीनान से उसे भूल जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पर एक कॉल गर्ल में और एक अभिनेत्री में क्या फ़र्क हुआ? अभिनेत्री भविष्य के किसी बड़े लाभ के लिए, जिसका नाम स्टारडम है, एक ऐसे पुरुष के साथ हम बिस्तर हुई जो एक पुरुष के रूप में शायद उसे कतई पसंद ना हो। कॉल गर्ल ने फौरन हासिल होने वाले एक छोटे से लाभ के लिए, जिसका नाम 100 रुपये का नोट है, उसी प्रकार के एक अन्य पुरुष की दिलजोई करना स्वीकार किया। लेकिन मुझे एक बात और कहने दीजिए। मुझे समाज के उस सबसे प्रतिष्ठित अंक का जिक्र कर लेने दीजिए जिसे बीवी कहा जाता है। एक पत्नी 10,000 रुपये का एक रत्न जड़ित सोने का हार हासिल करती है, एक ऐसे पुरुष का बिस्तर गर्म करके जिसे पति कहा जाता है। एक कॉल गर्ल वही हार हासिल करती है 100 ऐसे आदमियों का बिस्तर गर्म करके जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। पत्नी एक ऐसी वैश्या है जो अपने पति के साथ 100 बार हम बिस्तर होकर अपना उद्देश्य प्राप्त करती है। वैश्या एक ऐसी स्त्री है जो 100 पुरुषों के साथ एक बार हम बिस्तर होकर अपना उद्देश्य प्राप्त करती है। सुनील चुप रहा। उसे याद आया, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में मैक्सिको में हुई संसार भर की महिलाओं की कॉन्फ्रेंस में भी एक महिला वक्ता ने पत्नी को एक पुरुष की वैश्या कहकर पुकारा था। एक पुरुष उसकी मर्जी का होता है, उसकी पसंद का होता है, ज़रूरी नहीं, हमेशा नहीं। मान लिया, लेकिन पेशे की मजबूरी की वजह से कॉल गर्ल के पल्ले तो कैसा भी पुरुष पड़ सकता है। कोई बूढ़ा, कोई घटिया आदमी, कोई छूत की बीमारी का मरीज, कोई शराबी, कोई नशेड़ी, कोई भी। एक रात के लिए हर वो पुरुष कॉल गर्ल का स्वामी बन सकता है जिसकी जेब में 100 का पत्ता है। नहीं बन सकता। हम अपनी कॉल गर्ल को हर अरे गरे आदमी के पास नहीं भेज देते। हम ग्राहक को पहले खूब ठोक बजा लेते हैं, फिर भी कोई कसर रह गई हो तो लड़की खुद उसे ठोक बजा लेती है। कोई आदमी आपकी बताई किस्म का कभी पल्ले पड़ भी जाए तो लड़की खुद उसे छोड़कर चली आती है। और वो आने देता है, बिल्कुल आने देता है साहब। हम किस लिए हैं? ओह, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आपका कभी किसी कॉल गर्ल से वास्ता पड़ा है? नहीं। कोठे पर बैठने वाली वैश्या से? नहीं। कभी कोठा देखा है? नहीं। इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आपके मस्तिष्क में उस 5 रुपये वाली रंडी की कल्पना है जो एक कुर्सी और एक चारपाई के बीच में पर्दा डालकर ग्राहक के इंतजार में कुर्सी पर बैठी होती है, जो एक ऐसी खंडर हो चुकी इमारत जैसी होती है जिसकी अब कोई मरम्मत मुमकिन नहीं, जो आपके अपने शब्दों में बूढ़े, बीमार, शराबी, नशेड़ी ग्राहक से भी गई बीती होती है, अपने घटिया से घटिया ग्राहक से ज़्यादा घटिया होती है। वो औरत दया के काबिल है, उसे पुनर्वास की ज़रूरत है। समाज को औरत को उस दशा में पहुंचने से भी रोकना चाहिए
और जो पहुंच चुकी है उन्हें इस नर्क से निजात दिलानी चाहिए। बड़े ऊंचे ख्यालात हैं आपके। मैं भी इंसान हूं साहब, किसी भी इंसान की ऐसी दयनीय दशा से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता हूं। वैश्यावृत्ति के पेशे की बड़ी शानदार वकालत कर रहे हैं आप। लगे हाथ तो वैश्या के बुढ़ापे के जीवन का भी जिक्र हो जाए। आपके ख्याल से क्या आपकी 100 रुपये वाली कॉल गर्ल उस स्टेज तक कभी नहीं पहुंचेगी जिस तक 5 रुपये वाली रंडी पहुंचती है? क्या वो कभी खंडर नहीं बनेगी? समझदार होगी तो नहीं बनेगी। अकल की अंधी होगी तो कुछ भी हो सकता है। समझदार होगी तो उस खंडर वाली स्टेज पर कभी नहीं पहुंचेगी। 5-7 साल में ही वो इतना धन इकट्ठा कर लेगी कि उसे किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा कर उससे ब्याज हासिल से ही ठाठ से जिंदगी गुजार लेगी। ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा? ना करे, क्या फर्क पड़ता है? मर्द की औकात को जिस हद तक एक कॉल गर्ल समझ सकती है उस हद तक कोई दूसरी औरत नहीं समझ सकती। और पति जैसा खुदगर्ज, झूठा, धोखेबाज और हरजाई इंसान तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। क्या होता है पति? पति एक ऐसा कुत्ता है जिसे गुर्राते रहने के अलावा कोई काम नहीं। पत्नी एक ऐसी बिल्ली है जो रात रात भर घर से बाहर भटकती रहती है। पति एक ऐसा तोता है जो हर वक्त अपने टाँय टाँय लगाए रहता है। हाँ, अगर कोई लड़की ये समझती है कि किसी एक मर्द के तलवे चाटे बिना, उसकी रोटियां पकाए बिना, उसकी कमीज में बटन टाँके बिना, उसके कपड़े धोए बिना, उसके बच्चों की आया बने बिना उसका जीवन सफल नहीं होगा तो बात दूसरी है। इसका मतलब तो ये हुआ, सुनील खोखले स्वर में बोला, कि हर नौजवान लड़की को कॉल गर्ल बन जाना चाहिए। मैंने ये कब कहा? वो हैरानी से बोला। क्या नर्सिंग के प्रचार पर सारी लड़कियां नर्सें बन जाती हैं? टेलीफोन ऑपरेटर या स्टेनोटाइपिस्ट या ऐसे ही किसी अन्य धंधे का लड़कियों में प्रचलन होने पर क्या सभी वही धंधा अख्तियार कर लेती हैं? जिसको जचे वो ये काम करे, जिसको ना जचे वो ना करे। आपकी ओर से कोई फंदा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपकी किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की नीयत नहीं, हरगिज़ नहीं। आपने किसी नाबालिग स्कूल या कॉलेज की लड़की को या गरीब मजबूर छोटी मोटी नौकरी वाली लड़की को बरगला कर या धमका कर इस काम में नहीं लगाया हुआ। नहीं, कसम उठवा लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वैसी नीयत का आदमी नहीं जैसी नीयत का आदमी आप मुझे समझ रहे हैं। मैं ऐसे आदमी की बात पर विश्वास कर लूँ जो मुझे अपना नाम तक नहीं बताना चाहता। नाम में क्या रखा है साहब? लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई मतलब हल नहीं होता, मुझे कोई लाभ नहीं पहुंचता। मैं केवल ये जताने आया हूँ कि आपके अखबार में कुछ छापने से मर्जी से ये काम करने वाली लड़कियाँ ये धंधा छोड़ तो देंगी नहीं। अपनी मर्जी से ये काम करने वाली लड़कियों को संसार का कोई समाज, कोई कानून, कोई फंदा नहीं रोक सकता। ऐसे काम स्त्री जाति को जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए किए जाते हैं। अखबार के माध्यम से ऐसे कामों के खिलाफ आवाज़ समाज के इस अंग में सुधार लाने के लिए उठाई जाती है। लेकिन जो लड़की इसमें कोई खराबी ही नहीं मानती उसे आप कैसे सुधार सकते हैं? सुनील चुप रहा। अखबार में छपी आपकी शिकायत पर कान देकर अगर पुलिस कुछ करेगी भी तो क्या वो कुछ सिद्ध कर पाएगी? पुलिस की तफ्तीश पर क्या आपके 802 नंबर कमरे वाले साहब ये कबूल करेंगे कि उन्होंने अपने कमरे में एक कॉल गर्ल बुलवाई थी? पुलिस पहले उन्हें धर दबोचेगी। लेकिन जब आप अपनी इस सर्विस का इतना गुणगान कर रहे हैं तो ये नौबत कैसे आई कि एक कॉल गर्ल ने अपने ग्राहक के 2000 रुपये चुरा लिए? मैं खुद हैरान हूँ। सच पूछिए तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा है। ये एक अनोखी हरकत है जो हमारे धंधे में आज तक नहीं हुई। आपका मतलब है मैं गलत कह रहा हूँ? वो शख्स झूठ बोल रहा है जिसके 2000 रुपये उड़ाए गए हैं। भला ऐसा कोई झूठ बोलने की उसे क्या ज़रूरत थी? आप ठीक कह रहे हैं, किसी लड़की की ही नीयत खराब हो गई मालूम होती है। उसने अपना नाम निम्मी बताया था। उसकी बाईं जांघ पर भीतर की ओर गोदने का निशान है। आप जानते हैं उसे? नहीं, लेकिन अगर उसने 2000 रुपये चुराए हैं तो? उसने अपनी जेब से एक मोटा सा पर्स निकाला और उसमें से 100 के 20 नोट गिनकर सुनील के सामने रख दिए। गिन लीजिए, पूरे 20 हैं, वो बोला। सुनील हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। और मैं निम्मी नाम की उस लड़की की उस बेहुदा हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। ये रुपए आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आपको अपने पेशे की ईमानदारी का सबूत देने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम किस हद तक अपनी कॉल गर्ल की किसी भी प्रकार की हरकतों की जिम्मेदारी उठाते हैं। आप ये रुपए हमारी ओर से माफ़ी मांगते हुए उन साहब को लौटा दीजिएगा। आप ये रुपए अपनी जेब से दे रहे हैं? फिलहाल दे रहा हूँ, लेकिन बाद में ये रकम उस लड़की से वसूल कर लूँगा। कैसे? आप तो उसे जानते भी नहीं। जान जाऊँगा, वो विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। आपको ये रुपए खुद उन साहब के पास भिजवाने चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी तकलीफ़ हमारे लिए आप फरमा दीजिए। अगर ये रकम मैं ही खा जाऊँ तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आदमी की ज़ात पहचानता हूँ साहब। ये तो 2000 रुपये हैं। अगर ये 2 लाख रुपये भी होते तो भी आप ऐसा नहीं करेंगे। ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया। इसकी कोई रसीद दूँ मैं आपको? ज़रूरत नहीं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। वो उठ खड़ा हुआ।
अपना परिचय देने के बारे में अगर इरादा बदल गया हो तो? नहीं बदला। परिचय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी जिंदगी में दोबारा मुलाकात नहीं होने वाली। मर्जी आपकी। उसने बड़ी गर्मजोशी से सुनील से हाथ मिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के समीप वो ठिठका, वापस घूमा। इस बार जब वो बोला तो उसके होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, वो एक शब्द तोलता हुआ बोला। दुर्घटना में हुई मौत बड़ी दर्दनाक होती है। इससे बुरी मौत कोई नहीं। आदमी हजारों अरमान मन में संजोए एक सुबह घर से बाहर निकलता है और एक ट्रक के नीचे आकर जान से हाथ धो बैठता है। लाश की शिनाख्त तक नहीं हो पाती। वो घूमा। सुनिए, सुनील कर्कश स्वर में बोला। वो ठिठका। आज की आपकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, सुनील बोला, लेकिन अंत में मुझे धमकी देकर आपने सब गुड़गोबर कर दिया है। पहले तो मेरा इरादा वाकई सब कुछ भूल जाने का था, लेकिन अब मैं आपको बुरे के घर तक पहुंचकर दिखाऊंगा। और जहां तक मौत का सवाल है, वो कैसा भी हो बड़ी दर्दनाक होती है, चाहे ट्रक द्वारा कुचले जाने से हो, चाहे चारपाई पर। और मौत एक ऐसी घटना है जो जीवन में एक ही बार घटित होती है, सबसे आखिर में। आप बहुत समझदार आदमी हैं। अपने ख्यालात को जरा दोहरा लीजिएगा। वो चला गया। तभी फोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, वो बोला। सुनील। दूसरी ओर से रमाकांत की तीखी आवाज आई। हाँ, लानत है, रमाकांत भुनभुनाया। जल्दी तो ऐसा मचा रहे थे कि अगर 10 मिनट में जानकारी हासिल ना हुई तो हार्ट फेल हो जाएगा। तुम तो आधे घंटे में फ़ोन करने वाले थे। सॉरी, कोई आ गया था, बहुत वक्त खा गया वो। और मैं बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब फ़ोन आता है, अब फ़ोन आता है। फ़ोन आकर चुके और मैं दोबारा सोऊं। अरे कहा ना सॉरी। ठीक है, काम की बात सुनो। 319472 रीजेंट बार का नंबर है कहाँ ये? हरनबी रोड पर। कैसी जगह है? मुझे नहीं मालूम, मैं कभी नहीं गया वहाँ। ओके, थैंक यू। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। उसने होटल शाहजहां का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से ऑपरेटर की आवाज़ आते ही वो बोला, पुट मी टू 802 प्लीज़। जस्ट अ मोमेंट, ऑपरेटर बोली। सुनील रिसीवर कान से लगाए प्रतीक्षा करता रहा। सॉरी सर। थोड़ी देर में ऑपरेटर की आवाज़ आई। कमरे में कोई नहीं मालूम होता। नेवर माइंड। सुनील ने रिसीवर रख दिया। वो ऑफिस से निकलकर फिर अपनी 7.5 हॉर्स पावर की मोटर पर सवार हुआ और शाहजहां पहुंच गया। उस समय ठीक 12:30 बजे थे। वो 8वीं मंजिल पर पहुंचा। 802 का दरवाज़ा बंद था। वो वापस लॉबी में आ गया। लॉबी में लगे एक बोर्ड पर उसकी निगाह पड़ी। बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था 23/1/1976 मंगलवार, कपड़ा मिल मालिकों का अखिल भारतीय अधिवेशन, 12 से 1 बजे तक, जहांगीर हॉल में। सुनील ने एक बेल बॉय को रोककर जहांगीर हॉल का रास्ता पूछा और फिर वहां पहुंच गया। हॉल प्रतिनिधियों से भरा हुआ था। अधिवेशन पूरे जोर शोर के साथ जारी था। सुनील ने दरवाजे से ही भीतर एक खोजपूर्ण निगाह दौड़ाई। संपत गायकवाड़ उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और हॉल के मुख्य द्वार के सामने पड़ी कुछ कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। वो बड़े धैर्यपूर्ण ढंग से प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 1 बजे अधिवेशन समाप्त हुआ और प्रतिनिधि बाहर निकलने लगे। सुनील उठ खड़ा हुआ। वो हॉल से बाहर निकलते हर आदमी पर निगाह फिराने लगा। सारे प्रतिनिधि चले गए। संपत गायकवाड़ के दर्शन नहीं हुए। उसने भीतर झांका। हॉल खाली पड़ा था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। मैं कमरा नंबर 802 के संपत गायकवाड़ के लिए एक संदेश छोड़ना चाहता हूं, वो बोला। शौक से, रिसेप्शन क्लर्क बोला। उसने एक मैसेज स्लिप सुनील के सामने रख दी। सुनील ने उस पर लिखा, कृपया मुझसे संपर्क स्थापित करें। नीचे उसने अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिख दिया। उसने स्लिप रिसेप्शनिस्ट को थमा दी और होटल से बाहर निकल आया। उसने मोटरसाइकिल हरनबी रोड की ओर दौड़ा दी। रीजेंट बार कोई शान शौकत वाली जगह नहीं थी। वो एक मामूली बार था जहां निहायत मामूली हैसियत के ग्राहक आते थे। हरनबी रोड जैसे फैशनेबल इलाके में उस तरह के बार की मौजूदगी सुनील को बड़ी अजीब लगी। सुनील भीतर दाखिल हुआ। उस समय बार लगभग खाली था। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी अपने सामने बियर का आधा भरा मग रखे बैठा था। बार काउंटर पर कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। काउंटर के पीछे एक सूरज से दादा लगने वाला हट्टा कट्टा आदमी मौजूद था। काउंटर पर एक कोने में एक टेलीफोन रखा था। टेलीफोन पर एक क्षण के लिए सुनील की निगाह टिकी और फिर परे भटक गई। प्रवेश द्वार की बगल में ही एक पब्लिक टेलीफोन लगा हुआ था। सुनील उसके सामने पहुंचा। उसके हुक से रिसीवर उठाया और 319472 डायल कर दिया। सुनील को दूसरी ओर घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। उसने देखा बार काउंटर पर रखे फ़ोन को घंटी नहीं बजी थी। हेलो, दूसरी ओर से खरखराती हुई आवाज़ आई। सुनील ने चुपचाप रिसीवर हुक पर टांग दिया। काउंटर पर रखे फ़ोन का नंबर 319472 नहीं था।
अगर रमाकांत की सूचना सही थी तो 319472 इमारत में कहीं और लगा हुआ था। सुनील बार काउंटर पर पहुंचा। वो एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गया। उसने काउंटर पर कोहनियाँ टिकाई और एक सिगरेट सुलगा लिया। बार के पीछे मौजूद हट्टा कट्टा आदमी उसके सामने पहुंचा। बियर, सुनील बोला। किंगफिशर। बारटेंडर ने एक किंगफिशर की बोतल खोली, एक मग भरा और मग सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने उसे पैसे चुका दिए। वो बियर की छोटी छोटी चुस्कियां लेने लगा। सुनो, थोड़ी देर बाद उसने बारटेंडर को संबोधित किया। बारटेंडर ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। फिर वो बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से सुनील के सामने आ खड़ा हुआ। सुनील तनिक आगे को झुका और बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से फुसफुसाता हुआ बोला, तुम निम्मी को जानते हो? क्या? वो बोला। जरा ऊंचा बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा है, तुम निम्मी को जानते हो? निम्मी? कौन निम्मी? कोने में बैठे बूढ़े आदमी ने बियर की चुस्कियां लेनी बंद कर दी थी। अब वो बार काउंटर की दिशा में देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कान लगाए वार्तालाप सुनने की कोशिश कर रहा हो। अरे वो खूब हट्टी कट्टी, लंबी ऊंची, कद्दावर लड़की है, सुनील बोला। पहरावे और रखरखाव में सलीके वाली, भरे भरे छरहरे जिस्म वाली, स्याह काले बाल, आंखें भूरी। और सुनील की आवाज़ धीमी हो गई और वो बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से फुसफुसाया, और उसकी बाईं जांघ पर भीतर की ओर एक कूदने का निशान है। आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बारटेंडर बोला। आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ मालूम होगा? तुम्हें नहीं मालूम? सुनील ने भोलेपन से पूछा। तभी एक आदमी विस्की की बोतलों के 2 बड़े बड़े डिब्बे उठाए भीतर दाखिल हुआ। उसने डिब्बे लाकर काउंटर पर रख दिए और चालान बारटेंडर की ओर बढ़ा दिया। भीतर चले जाओ, बारटेंडर बोला। दस्तखत साहब से करवा लाओ। वो आदमी काउंटर के एक स्थान से एक फट्टा उठाकर भीतर दाखिल हो गया। पीछे एक दरवाज़ा था जिस पर मैनेजर लिखा था। वो उस दरवाजे को खोलकर भीतर दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और अभिवादन के रूप में बारटेंडर की ओर सिर हिलाता हुआ बार से बाहर निकल गया। बारटेंडर परे हटने लगा। अरे सुनो तो, सुनील फिर बोला। वो ठिठका, नाम क्या है तुम्हारा? जंग बहादुर। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं किसी लड़की को नहीं जानता। यार ऐसा मत कहो, उस लड़की को ढूंढवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबूजी, जंग बहादुर रुखाई से बोला। आप किसी गलत जगह आ गए मालूम होते हो। यहाँ वैसा चक्कर नहीं चलता। मैंने सोचा शायद तुम्हें मालूम हो, सुनील मायूसी से बोला। रहती तो वो इसी इलाके में है। रहती होगी, मैं नहीं जानता। ओह, आप लड़की को तो खूब जानते मालूम होते हैं, लेकिन उसका आता पता कुछ नहीं जानते? नहीं जानता। मुलाकात कैसे हुई थी उससे? होटल इंपीरियल में वेटर ने बुलाकर दी थी। तो उसी वेटर को फिर कह दो, वो दोबारा बुला देगा। यही करना पड़ेगा। तभी वो दरवाज़ा खुला जिस पर मैनेजर की तख्ती लगी हुई थी। भीतर से वही ठिकना आदमी बाहर निकला जो थोड़ी देर पहले ब्लास्ट के दफ्तर में सुनील से मिलने आया था और जिसने सुनील को संपत गायकवाड़ को लौटाने के लिए 2000 रुपये दिए थे। उसने सहज भाव से सुनील की दिशा में सिर उठाया। सुनील से निगाहें मिलते ही वो थमक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे ने कई रंग बदले। हेलो, सुनील मधुर स्वर में बोला। इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड। जंग बहादुर विचित्र भाव से उसे देख रहा था। और आप फरमा रहे थे, सुनील बोला, कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात नहीं होने वाली। जबकि दिन भी नहीं बीता और दोबारा मुलाकात हो गई। ठिकना उसके समीप पहुंचा। यहाँ कैसे पहुंच गए तुम? उसने पूछा। बस पहुंच गया, सुनील लापरवाही से बोला। ये बार है, पब्लिक के लिए खुला है। मैं पब्लिक हूँ। यानी कि इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गए हो? सुनील केवल मुस्कुराया। उसने उत्तर नहीं दिया। अब क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बियर पीने आया हूँ। सुनील ने नोट किया, ठिकने के व्यवहार में अब वो मधुरता दिखाई नहीं दे रही थी जो ब्लास्ट के दफ्तर में दिखाई पड़ रही थी। ये मेरे से निम्मी के बारे में पूछ रहा था। जंग बहादुर बोला। तो निम्मी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई? ऐसे कैसे ख़त्म होगी? याद है, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे ट्रक के नीचे कुचलवा देने की धमकी देकर आए थे। क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हो? वो नम्र स्वर में बोला। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हें ऐसी कोई धमकी नहीं दी। अच्छा, फिर तुम मुझे किसी फिल्म की कहानी सुना रहे होगे, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। अब तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, जो चाहता हूँ वो मेरे सामने मौजूद है, सुनील बियर की ओर संकेत करता हुआ बोला। तो फिर निम्मी के बारे में सवाल क्यों? सुना है वो बहुत खूबसूरत लड़की है और 100 रुपये में हासिल होती है। मैं खूबसूरती का कदरदान हूँ, 100 रुपये मेरे पास हैं। बस। वो जंग बहादुर की ओर घूमा। जंगी, तुम निम्मी नाम की ऐसी किसी लड़की को जानते हो जिसकी बाई जांघ पर भीतर की ओर एक कूदने का निशान है? ये नहीं जानता, सुनील बोला। मैंने अभी पूछा है इससे। तुम चुप रहो, वो बिना सुनील की ओर देखे बोला। जंगी,
क्या इसी नाम की एक लड़की कुछ दिन पहले यहाँ बार में नहीं आई थी? अब जंग बहादुर को सूझा कि उसे उस लड़की को याद करने का संकेत दिया जा रहा था। हाँ, याद आया, जंग बहादुर बोला। कुछ दिन पहले इस नाम की एक लड़की यहाँ आई थी, लेकिन वो तो कोई पेशेवर लड़की मालूम होती थी। मैंने उसे एक ग्राहक को पटाने की कोशिश करते देखा था और मैंने फौरन उसे बाहर निकलवा दिया था। वो सुनील की ओर घूमा। इस बार में ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। मैंने तो तुम्हें किसी लड़की को बाहर निकलवाते नहीं देखा था जंगी। एक खरखराती आवाज आई। सुनील ने घूमकर देखा। वो कोने की मेज पर बियर लेकर बैठा बूढ़ा बोला, सरदारी लाल। जंग बहादुर रुक्ष स्वर में बोला, तुम उस वक्त बार में नहीं थे। मैं हमेशा बार में होता हूँ, बूढ़ा बोला। पिछले 5 सालों में एक इकलौता दिन ऐसा नहीं आया जब मैं यहाँ नहीं था। तुम कहीं इधर उधर गए होंगे। नहीं गया था। बकवास बंद करो और चुपचाप अपनी बियर पियो, ठिगना कहर भरे स्वर में बोला। बूढ़ा सक पकाकर चुप हो गया और जंगी ठिगना बारटेंडर से संबोधित हुआ। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, मिस्टर सुनील को सब मालूम है। जंग बहादुर ने हैरानी से सुनील की ओर देखा। तुम जानते हो वो छोकरी कहाँ रहती है? ठिगना बोला। नहीं, जंग बहादुर बोला, लेकिन मालूम कर सकता हूँ। तो करो। लेकिन किस्सा क्या है? उसने क्या किया है? कल रात उसने शाहजहां में ठहरे एक ग्राहक की जेब में से 2000 रुपये उड़ा लिए हैं। नहीं, जंग बहादुर अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। मैंने रुपए अपनी जेब से ग्राहक के पास भिजवा दिए हैं। तुम उस छोकरी का पता लगाओ। हमें उससे 2000 रुपये वापस हासिल करने होंगे और उसको भविष्य के लिए सबक भी सिखाना होगा। लड़की की खैर नहीं, सुनील ने मनी मन सोचा। और मिस्टर सुनील, ठिगना सुनील की ओर घूमकर बोला, अपने घर का पता बता दो। लड़की वहां पहुंच जाएगी या जहां चाहो वहां पहुंच जाएगी। जरूरत नहीं, अभी अभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारी बियर ज्यादा बढ़िया है। सुनील ने बियर का एक बड़ा सा घूंट पिया। ये बियर छोड़ो, मैं तुम्हें बढ़िया जर्मन बियर पिलाता हूँ। थैंक यू, फिलहाल यही ठीक है। और कोई सेवा? एक है। क्या? अब अपना नाम भी पता डालो। उसकी जरूरत नहीं। ना सही, लेकिन क्या अब तुम्हारा नाम जानना बहुत कठिन काम है? आखिर तुम्हारे बिना कुछ बताए मैं वहां तक भी पहुंचा हूं या नहीं? वो तो तुम इत्तेफाक से पहुंच गए, तो नाम भी इत्तेफाक से जाने लेता हूं। वो कोने में बैठे बूढ़े की ओर घुमा और ऊंचे स्वर में बोला, सरदारी लाल जी, इन साहब का नाम क्या है? बंदे को केदारनाथ कहते हैं। बूढ़े के जुबान खोल पाने से पहले ही ठिगना भावहीन स्वर में बोला, आपसे बाकायदा मिलकर बड़ी खुशी हुई केदारनाथ जी। सुनील उसकी ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला। केदारनाथ ने एक बदमजा जिम्मेदारी की तरह उससे हाथ मिलाया। अब लगे आ तो ये भी बता दीजिए कि बार में टेलीफोन नंबर 319472 कहाँ लगा हुआ है? ओह, ठिगने के नेत्र सिकुड़ गए। तो बात यह है, ऐसे जाना तुमने यहाँ का पता? सुनील केवल मुस्कुराया। टेलीफोन भीतर मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, ठिगना बोला। आओ दिखाऊं। जरूरत नहीं, थैंक यू। और कोई सेवा? बस, मेहरबानी। जंगी वो बारटेंडर की ओर घूमा। साहब इस बार के मेहमान हैं, तुम्हें बार की ओर से इनकी भरपूर खातिर करनी है। बेहतर, जंग बहादुर बोला। सुनील के कुछ कह पाने से पहले ठिगना लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। सुनील ने जंग बहादुर को आंख मारी। जंग बहादुर ने मुंह फेर लिया। सुनील बियर की चुस्कियां लेने लगा। ब्लास्ट के दफ्तर में वापस लौटकर सुनील ने रमाकांत को फिर टेलीफोन किया। इस बार दूसरी ओर से तुरंत उत्तर मिला। जाग गए मोहन प्यारे? सुनील मधुर स्वर में बोला। तुम्हारी पहली कॉल के बाद से मैं सोया ही कब हूँ, रमाकांत भुनभुनाता हुआ बोला। तुमने ऐसा जगाया कि दोबारा नींद आई ही नहीं मुझे। आई एम सॉरी। अब कैसे याद किया? ऐसे उखड़ोगे तो मैं बात नहीं करूँगा। और ये मत भूलो कि मेरी वजह से तुम अभी हाल ही में 1 लाख रुपया कमा कर हटे हो। क्या फिर कोई नगदों का चक्कर है? नहीं, सुनील कठोर स्वर में बोला। कोई बात नहीं, नहीं है तो हो जाएगा। और फिर नगदों का यारी से क्या रिश्ता? तुम तो यार हो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। फिलहाल जान की जरूरत नहीं, काम की जरूरत है। सुनने के मूड में हो तो कहूँ? अरे 10 काम कहो प्यारे हो, गोली किद्दी तो गहने किद्दे। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे रीजेंट बार के बारे में बताया था ना? हाँ, उसे केदारनाथ नाम का एक आदमी चलाता है। मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। केदारनाथ? रमाकांत का विचारपूर्ण स्वर सुनाई दिया। केदारनाथ? एक केदारनाथ को तो मैं जानता भी हूँ। तुम कभी मिले हो उससे? हाँ, आज ही मिला हूँ। कैसा आदमी है वो? कोई 40 साल उम्र का ठिगना सा आदमी है। शक्ल से कोई संभ्रांत व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन बोलता बड़ी शालीनता से है। आंखें छोटी छोटी हैं और कोरों से यूं काली लगती हैं जैसे रात को आंखों में सुरमा डालकर सोने का आदी हो। भवें घनी हैं और एक दूसरे से मिली हुई है। हाँ, वही। अरे वो तो केदार है, तो अब केदारनाथ बन गया है वो। तुम जानते हो उसे?
खूब अच्छी तरह से। अब बार चलाता है वो? हाँ। इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? हर नबी रोड पर बार खोलने के लिए तो बड़ा माल चाहिए। संभव है बार का मालिक वो ना हो। मैंने उससे ये नहीं पूछा था वो वहाँ क्या है। जिस कमरे में से मैंने उसे निकलते देखा था उस पर मैनेजर की तख्ती लगी हुई थी। तुम कैसे जानते हो उसे? जिस आदमी का वो चमचा है किसी जमाने में मेरा उससे मिलना जुलना था, तभी इससे भी मुलाकात हुई थी। साथ में इसका जंगी नाम का एक जोड़ीदार भी हुआ करता था। जंग बहादुर? हाँ, लेकिन अधिकतर लोग उसे जंगी कहते हैं। वो रीजेंट बार में बारटेंडर है। ओह, तो जोड़ी अभी टूटी नहीं। किसके चमचे थे ये दोनों? तुमने स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री का नाम सुना है? नहीं, संसद सदस्य रह चुका है। आजकल स्वयं को बड़ा समाज सुधारक कहता है। समाज सुधार में लगी कई सभा सोसाइटियों का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह कुछ ना कुछ है। बड़े बड़े ऊंचे लोगों तक अपनी पहुंच बताता है। बड़े ठाठ से रहता है। काम क्या करता है? कुछ भी नहीं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम वाली किस्म का आदमी है। वैसे आदमी है कैसा? निहायत घटिया आदमी है। सुना है नगर के कई अपराध संगठनों को उसकी सरपरस्ती हासिल है। इसके यहाँ जिन लोगों का आना जाना होता है वे अधिकतर जराइम पेशा लोग ही होते हैं। कहते हैं सरपरस्ती की एवज में वे लोग उसे कमीशन देते हैं। कभी कॉलगर्ल के धंधे के साथ उसका नाम जुड़ा है? मालूम नहीं, लेकिन जुड़ा हो तो कोई हैरानी नहीं। केदारनाथ अभी भी उसका चमचा है? उससे भी ज़्यादा उसका निजी आदमी है। वो मुमकिन है वो बार भी उसी ने केदारनाथ को खुलवा कर दिया हो। ये भी हो सकता है कि केदारनाथ का सिर्फ नाम ही हो, बार का करता धरता नर्मदा शंकर ही हो। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि केदारनाथ नगर में बड़ी नियोजित कॉलगर्ल सर्विस चलाता है। क्या उसमें भी शास्त्री जी का कोई हाथ हो सकता है? सरासर हो सकता है। उनकी सरपरस्ती तो केदारनाथ को जरूर ही हासिल होगी। कमाल है, ये स्वामी जी समाज सुधारक है या समाज भ्रष्टक? समाज की दृष्टि में तो समाज सुधारक ही है। बड़े सम्मानित, बड़े पूजनीय। ऐसे आदमी की तो पोल खोलनी चाहिए। आसान काम नहीं। जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उन्हें जानता कौन है? मैं तो उनको बड़ा पुराना जानता हूँ, इसलिए मुझे इन बातों की भनक है। इनका कोई सबूत तो मैं भी पेश नहीं कर सकता। वे रहते कहाँ हैं? लिटन रोड पर, बंगला नंबर 4 में। किस्सा क्या है? फिर बताऊंगा। फिलहाल शुक्रिया। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और अपना अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश करने लगा। तभी फोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो मिस्टर सुनील। आवाज़ आई, यस, मैं संपत गायकवाड़ बोल रहा हूँ। मुझे अभी तुम्हारा संदेश मिला है। क्या बात थी? मैं आपकी रकम लौटाने आया था। रकम? कैसी रकम? आपके 2000 रुपये जो उस निम्मी नाम की कॉलगर्ल ने अपनी जेब से निकाले थे। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर गायकवाड़ की आवाज़ आई, वो रकम वापस कैसे हासिल कर ली तुमने? बस कर ली। आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिनने से। लड़की का पता कैसे मालूम हुआ तुम्हें? फ्लोर वेटर से। छोड़िए इन बातों को, अब इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऑल राइट, कहाँ आना होगा मुझे? आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिटन रोड जा रहा हूँ। शाहजहाँ रास्ते में पड़ता है। मैं आपके पास होता जाऊँगा। बड़ी मेहरबानी। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। तो दोस्तों, ये था पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।